नमस्कार दोस्तों। नई दिशाएं का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नई दिशाएं सिवान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक तिवारी एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हो गया हूं। तो दोस्तों, एक नया वीडियो सीरीज आप सबके सामने शुरू होने जा रहा है। ये वीडियो सीरीज करंट अफेयर का होगा और अब से आपको करंट अफेयर की भी रेगुलर वीडियोज मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर हिंदी में होगा। अगर इंग्लिश में भी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, इंग्लिश में भी वीडियो डालने के प्रयास किए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करंट अफेयर है। पहला देखिए, नाटो G7 EU नेताओं ने बेल्जियम में बैठक में हिस्सा लिया। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है पिछले लंबे समय से, लगभग 1 माह होने वाले हैं, 1 माह से ज़्यादा ही हो गया वक्त। इस बीच में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसी क्रम में ये करंट अफेयर है, आप देखिए। नाटो G7 EU नेताओं ने बेल्जियम में बैठक में हिस्सा लिया। 24 मार्च को ये घटना हुई, 24 मार्च को ये कार्यक्रम हुआ। 24 मार्च को बेल्जियम के ब्रसेल्स में G7 नाटो और यूरोपीय संघ के नेताओं ने नाटो शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी रखने के कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने की योजना के उद्देश्य से एक के बाद एक आपात बैठक हुई। व्लादिमीर पुतिन पे रोक लग सके तरह तरह के, इसके लिए ये बैठक की गई थी। अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी अपना प्रतिबंध लगाए हुए हैं, साथ ही साथ वो चाहता है कि हमारे जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध रूस पे लगाए, इस तरह से रूस की व्यवस्था को कमजोर किया जा सके, जिसपे उस पर दबाव बनाया जा सके और जल्दी से युद्ध को समाप्त किया जा सके। खैर देखिए, प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था पहले ही पंगु हो चुकी है। यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद पश्चिम देश रूस का सामना करने के लिए एकजुट हो गए हैं। यह एकता बचेगी या नहीं देखने की बात है, क्योंकि युद्ध की कीमत वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, मैंने अभी कहा है कि इस युद्ध का कारण सिर्फ रसिया और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड झेल रहा है और आने वाले समय में लंबे समय तक इसका इफेक्ट बढ़ना रहेगा। देखिए, युद्ध के कारण ऊर्जा संकट तेज हो गया है। नाटो शिखर सम्मेलन पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। ये भी नाटो शिखर सम्मेलन में रूस द्वारा जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर भी चर्चा हुई है। देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा दिनों तक चलते रहा और अगर दूसरे देश भी इस युद्ध के लिए अगर बीच में उतर आते हैं यूक्रेन वगैरह के लिए, कि तो वर्ल्ड वॉर कहीं दूर नहीं रहा। लेकिन हालांकि अब इसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। फिर भी जैविक और रासायनिक हथियारों का उपयोग न हो, इसके लिए भी इन सब संगठनों ने अपना विचार रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम। देखिए, 25 मार्च को से लेकर 25 मार्च को शुरू हुआ और 3 अप्रैल तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक दिल्ली में शुरू हुआ लाल किला महोत्सव। देखिए, दिल्ली में भारत भाग्य विधाता के नाम से लाल किला महोत्सव स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है जिसमें आपको 10 दिन तक चलता है। सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसमें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये आरंभ किया जा रहा है और इसमें आपको जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो दिखाए जाएंगे। विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाएगा, कला दिखाया जाएगा, व्यंजन, सांस्कृतिक इत्यादि विविधता हमारे देश में किस प्रकार की है इसको प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। इस आयोजन को लाल किले के स्मारक मित्र, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और डालमिया भारत लिमिटेड के सोच के अनुसार स्टार्ट किया गया है। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व तरीके से देश की परंपरा और संस्कृति को भी उजागर करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया को भारत केंद्रीय मूल्यों से परिचित कराना है। भारत भाग्य विधाता का उद्देश्य जो है वो यह है कि पूरे वर्ल्ड में भारत की विविधता के बारे में बताया जा सके, भारत के केंद्रीय मूल्यों से परिचित कराया जा सके। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल्स शुरू हुआ। देखिए, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने ट्यूलिप फेस्टिवल्स का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। इस बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप हैं। यह उद्यान कश्मीर में एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन आकर्षक है।
पिछले 9 महीनों से बंद रहने के बाद 23 मार्च को इस जनता के लिए खोल दिया गया है। अब देखिए, दरअसल ये जो है ट्यूलिप गार्डन बहुत पहले से है, ठीक है। अभी ये कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद था। ट्यूलिप दरअसल एक फूल होता है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में है। ये फूल जो है आपका अप्रैल के महीने में लगभग अप्रैल के महीने तक चलता है ये फेस्टिवल। अप्रैल के अंत तक खुला रहता है। देखिए यहाँ पे अप्रैल के अंत तक खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप खिलने की अवधि है, मतलब अप्रैल तक ट्यूलिप खुला रहता है। दरअसल ट्यूलिप के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरे राज्यों से या फिर दूसरे देश के पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया जाता है। वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में जम्मू और कश्मीर सरकार ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करती है, जो केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन सीजन की शुरुआत करता है। इस त्योहार में कई संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन उत्सव शामिल रहते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप के रंगों का मिश्रण भारत के विभिन्न हिस्सों से हजारों पर्यटन को कश्मीर की ओर आकर्षित करता है। देखिए, ये जो गार्डन है ये जबरवान रेंज जो है उसकी तलहट्टी में स्थित है। वहाँ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। यह श्रीनगर के डल झील के पास है। 2008 में इसे शुरू में उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने स्टार्ट कराया था। तब से देश के कई हिस्सों के लाखों आगंतुकों को श्रीनगर में आकर्षित करता रहा है। यानी ये जो फेस्टिवल है यह श्रीनगर में दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। अभी इसको फिलहाल दोबारा से खोला गया है आम लोगों के लिए। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है चीन। देखिए, चीन हमेशा अपना विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहता है। आसपास के अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे इसका लेके कुछ न कुछ हमेशा लफड़ा रहता ही है। साथ ही साथ ये हमेशा कुछ न कुछ यूनिक करता रहता है जो चर्चा में बना रहे। अभी फिलहाल उसने क्या किया है कि सोलोमन द्वीप के साथ एक समझौता करने वाला है, रक्षा समझौता, लेकिन इसके कागजात पहले ही लीक हो गए थे। यानी अभी ये समझौता हुआ नहीं है, समझौता होने से पहले मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन इसके कागजात पहले ही लीक हो गए हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है चीन। देखिए, सोलोमन द्वीप पहले है कहाँ? सोलोमन द्वीप ओशिनिया क्षेत्र का एक देश है और इसमें 6 छोटे द्वीप हैं। होनियारा इस देश की राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? होनियारा। और गुआडल कैनाल नाम के सबसे बड़े द्वीप पर स्थित है। यानी इसकी जो राजधानी है होनियारा वह गुआडल कैनाल पर स्थित है। मनशेस सोगावरे इस देश के प्रधानमंत्री हैं और सर डेविड उनागी यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। तो देखिए, ये कागज जो लीक हुआ है इसमें सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन के सुरक्षा समझौता मसौदा तैयार करने का खुलासा हुआ है। इससे पता चला कि उसका चीन का समझौता होने वाला है इस देश के साथ। इस कदम से अब देखो दिक्कत क्या है कि इस देश से अगर चीन का समझौता होता है तो ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें अपना बहुत बड़ा सहायता प्रदान करता है इस द्वीप को। इस कदम ने अपने अन्य पश्चिमी सहयोगियों के साथ पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया को चौकन्ना कर दिया है। चौकन्ना होने का वजह देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस छोटे से द्वीप का सबसे बड़ा सहायता दाता और मुख्य रक्षा साझेदार है। यानी ऑस्ट्रेलिया इसका रक्षा सहायता भी करता है और अन्य तरह से सहायता भी करता है। उसने इस बारे में चिंता जताई है, तो चिंता करने की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने जताई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भी चिंता है इस पे, है ना। सोलोमन द्वीप समूह ने अभी तक उन विवरणों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इस द्वीप से इसका पुष्टि नहीं हुआ है कि सही है कि गलत, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया है कि ये गलत है। हालांकि सोलोमन द्वीप समूह के हालांकि एक बयान जारी कर रखा है कि वह चीन के सहित अन्य देशों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार कर रहा है। तो सोलोमन द्वीप ने इसके लिए मना नहीं किया है कि भाई हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं। यानी जो ये आपका पेपर लीक हुआ है उसको उसने कंफर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन नकारा भी नहीं है। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा का धर्मांतरण विरोधी विधेयक, एक नया विधेयक हरियाणा में पारित हुआ है। वो है आपका धर्मांतरण विरोधी विधेयक। धर्मांतरण विरोधी विधेयक मतलब
अगर आप किसी के फोर्स से, किसी के दबाव से धर्म का परिवर्तन करते हैं, तब उस केस में आप ये विधेयक लागू होता है और इसमें कुछ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया है। हरियाणा सरकार ने इसके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य बल के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना है। यानी हरियाणा सरकार ये चाहती है कि बल के माध्यम से अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको इस विधेयक के माध्यम से रोका जाए। यह विधेयक बल, कपटपूर्ण तरीकों से या प्रलोभन या शादी के आड़ में किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। इस तरह के विधेयक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पारित किए गए हैं। अभी ऐसा विधेयक तो पहले यूपी में और हिमाचल प्रदेश में पारित हो चुका है। ये जो बिल है वो सबसे पहले 4 मार्च को पेश किया गया था। ठीक है, राज्य सरकार ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस नए विधेयक के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें ना, इस विधेयक में दंड का भी प्रावधान है, लेकिन ये कहा गया है कि जो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से धर्म परिवर्तन करेगा उसके साथ यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब कि उसको इस नियम के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह बिल किसी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण को बचाने के लिए प्रयास करेगा। इस विधेयक के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। यानी इसमें जेल का भी प्रावधान किया गया है 1 से 5 साल तक के लिए, और उस पर न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यूनतम 1 लाख का जुर्माना है, अधिकतम की सीमा कुछ भी हो सकती है। इस विधेयक में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, उसे एक सजा दी जाएगी जिसमें न्यूनतम 4 साल की अवधि के लिए कारावास और उसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी न्यूनतम 4 साल का जेल जुर्माना के साथ होगा। उस व्यक्ति को न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। देखिए, अगर किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसे समूह की महिला या फिर किसी नाबालिग को अगर आप भला फुसला के दूसरे धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उस कंडीशन में ये सजा जो है 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है न्यूनतम, और 4 से 10 साल तक का आपका कारावास का सजा दिया गया है। ठीक है, और बाकी अगर दूसरे किसी समुदाय से लोगों को भी बहला के लाते हैं इस तरह से बल प्रयोग करके, तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। उत्तर कोरिया में हासुंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया गया। देखिए, उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है हासुंग 17। इससे रिलेटेड आपका ये अगला करंट अफेयर है। उत्तर कोरिया ने हासुंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, देखिए ICBM है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, का परीक्षण किया। यह मिसाइल अब तक का विकसित सबसे बड़ी ICBM है। यह मिसाइल संभावित रूप से अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकती है। विश्लेषकों द्वारा इस मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल नाम दिया जा रहा है। 2020 में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित एक सैन्य परेड में इस मिसाइल को पहली बार जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। यानी जनता को 2020 में इस मिसाइल को दिखाया गया था। अभी इसका क्या हुआ है, परीक्षण हुआ है। हासुंग 17 ने 1090 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसने जापान के सागर में रखे एक लक्ष्य को निशाना बनाया। इस मिसाइल ने 67.5 मिनट तक हवा में उड़ान भरी। 2017 में पहले परीक्षण किए गए हासुंग, यानी इसका पहला वर्जन जो था 2017 में उसका परीक्षण किया गया था, हासुंग 15, उसने 53 मिनट में उड़ान भरी थी, 950 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी। और ये है हासुंग 17, इसने 67.5 मिनट तक उड़ान भरी है और डिस्टेंस भी उससे ज़्यादा कवर किया है, 1090 किलोमीटर। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली ICBM है। इस मिसाइल का व्यास 2.4 से 2.5 मीटर के बीच है। जब पूरी तरह से ईंधन भर जाता है तो इसका कुल द्रव्यमान लगभग 80,000 से 110,000 किलोग्राम तक होता है। यानी आप देख सकते हैं इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बड़ी सफलता कहा जाएगा उत्तर कोरिया के लिए। पढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर।
भारत में तेजी से फैल रहा है ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए, हाल ही में अभी 24 तारीख को हम लोगों ने वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, टीबी के मामलों में भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं, इसका एक रिपोर्ट भी आया है। भारत में तेजी से फैल रहा है ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। भारत में तपेदिक के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 19% वृद्धि हुई है। यह जानकारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के सामने आई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जारी की है। 2021 के दौरान टीबी के मरीजों की कुल संख्या इतना थी, 2020 में यह संख्या इतना थी। यानी देखिए, 19,33,381 से 16,28,161, यानी 20 से 21 होते होते आप देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में आपके टीबी के मरीज बढ़ गए। 16 लाख से सीधे 19 लाख, 28,000 से 33,000, मतलब ये बढ़ी हुई संख्या है। भारत में 2019 और 20 के बीच सभी प्रकार के तपेदिक के कारण मृत्यु की दर 11% की वृद्धि हुई। अब देखिए, मृत्यु दर भी बढ़ी है 11%। 19-20 में 19-20 की अपेक्षा इधर बढ़ी हुई मृत्यु है। वर्ष 2020 के लिए अनुमानित टीबी से संबंधित मौतों की कुल संख्या 4.3 लाख थी, जो 2019 के अनुमान से 13% अधिक थी। 2019 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में टीबी से संबंधित मामलों में 11% की वृद्धि दर्ज की थी। जनवरी और फरवरी के महीनों की तुलना में 2020 में टीबी से संबंधित मामलों में महामारी के 2 महीने बाद 38% की गिरावट आई है। 2020 के अंत तक टीबी के मामले बढ़ने लगे हैं और कुल 1.5 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। 2021 में जिन 21,35,830 रोगियों का निदान किया गया था, उनमें 20,30,509 रोगियों को टीबी से संबंधित उपचार दिया गया था। 2020 में अधिसूचित रोगियों में से 83% का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जबकि 4% का उपचार प्राप्त करने के समय मृत्यु हो गई। तो 4% लोगों की मृत्यु ट्रीटमेंट के दौरान ही हो गई है, जबकि 83% का इलाज किया जा चुका है। ये 2020 का आंकड़ा है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये भी एक बड़ा मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है हमारे देश के लिए। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। डैक ने स्टार्टअप से खरीद को मंजूरी दी है। देखिए, स्टार्टअप से खरीद की मंजूरी मिली है डैक को। रक्षा सौदा हुआ है। पहली बार रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डैक द्वारा स्टार्टअप से खरीद के लिए 380.43 करोड़ रुपए मूल्य की 14 वस्तुओं की मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना इन सभी सामानों की खरीद करेगी। देखिए, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, नौसेना के लिए, थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, उन सभी को खरीदने के लिए स्टार्टअप्स को मंजूरी मिल गई। स्टार्टअप्स यानी जो नए मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। डैक द्वारा नई और सरल प्रक्रिया के लिए भी मंजूरी दी गई है, ताकि एमएसएमईज और आईडेक्स स्टार्टअप से खरीद को फास्ट ट्रैक किया जा सके। नई प्रक्रिया के अनुसार खरीद चक्र 22 सप्ताह का होगा। मेक टू श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डैक द्वारा स्वीकृति भी दी गई है। इससे मेक टू परियोजना में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण के लिए स्वीकृति की आवश्यकता भी डैक द्वारा प्रदान की गई है और यह राशि 8,357 करोड़ रुपए है। डैक के अनुसार सशस्त्र बल अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से हासिल करना चाहते हैं और आयात केवल एक असाधारण मामले के लिए दौरान ही किया जा सकेगा। एओएन फॉर कैपिटल एक्विजिशन समझौते के तहत लाइट व्हीकल्स GS4X4 नाइट साइट इमेज इंटेलिजेंसिफायर, GSAT-7B सैटेलाइट और एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार इत्यादि खरीदे जाएंगे। यानी हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनसे भी अब रक्षा सौदे किए जा सकते हैं
और हमारे डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत किया जा सकता है। ये हमारे तीनों ही यानी भारतीय नौसेना को, नेवी को, थल सेना को और वायुसेना को, तीनों को ये मिल चुका है कि आप इन सभी स्टार्टअप से अपनी खरीद कर सकते हैं। इन सभी को मंजूरी मिल चुकी है खरीदारी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा बढ़िया चीज आया है। नासा ने हमारे सौर मंडल से बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। देखिए ब्रह्मांड हमारा ना इतना बड़ा है ना, वर्ल्ड की तो चर्चा ही नहीं कर सकते। यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसके परिकल्पना ही बहुत बड़ी है, कल्पना से परे है। तो उसी क्रम में नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। देखिए अभी नए ग्रह खोजे गए हैं 65। अब इस तरह से अगर बात किया जाए ना, तो हमारे सौरमंडल के बाहर 5000 से अधिक प्लैनेट्स मौजूद हो जाएंगे। मतलब 5000 से अधिक, अभी बहुत सारे अनडिफाइंड हैं, पता ही नहीं है। 65 नौ ग्रहों की खोज के साथ नासा ने पुष्टि की है कि हमारे सौर मंडल से बाहर 5000 से अधिक बहिर्ग्रह मौजूद हैं। यानी हमारे सौरमंडल से बाहर 5000 से अधिक अभी ग्रह हैं जिनके बारे में अभी जानकारी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ग्रहों की सतह पर पानी, रोगाणुओं, गैसों या जीवन मौजूद हो सकता है। क्योंकि इतने सारे ग्रह हैं तो कहाँ क्या है अभी बता पाना संभव नहीं है, अनुमान लगाया जा सकता है। और यह अनुमान ये भी हो सकता है कि दूसरे किसी ग्रह पे हमारे ही तरह का कोई या हमसे भी ज्यादा कोई विकसित एलियन रह रहा हो, परजीवी रह रहा हो। इनमें से कई बहिर्गम में हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तरह संरचना और विशेषताएं हैं, क्योंकि ये हमारे ही सौर मंडल की तरह बहुत सारा ग्रह जो है बनावट भी रखते हैं। बहिर्गम की खोज 1992 में शुरू हुई थी। नैन्सी ग्रेस रोमस स्पेस टेलीस्कोप को एक बहिर्ग्रह की खोज के लिए 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। 2027 में बहिर्ग्रह की खोज के लिए लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बहिर्ग्रह के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए 2029 में ओरियल मिशन शुरू करेगी। अब तक खोजे गए 5000 बहिर्ग्रह में सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून्स और 2 सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने बहिर्ग्रह को निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया है: विशाल गैस, नेपच्यूनियन और सुपर अर्थ और स्थलीय। तो ये 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है, निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसी क्रम में आपका यूपी में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो उस क्रम में योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा योगी आदित्यनाथ बनाए गए हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक नई सरकार के उपमंत्री के तौर पर काम करेंगे। आदित्यनाथ के अलावा 16 कैबिनेट मंत्रियों सहित 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कल ही ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 403 सीटों में से 273 सीटें जीती हैं। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है कि कोई पार्टी लगातार चुनाव में सत्ता में लौटी है। ये एक नया रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। यह केवल एक औपचारिक पद है जिसमें कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्तियां होती हैं। देखिए संविधान में तो उप मुख्यमंत्री का पद है ही नहीं, ठीक है, फिर भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है क्योंकि यह एक औपचारिक पद है। हालांकि इनके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके बराबर इनकी शक्तियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 23 मार्च को यह परीक्षण हुआ है। 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के परीक्षण को भारत के एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारियों ने देखा। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया उसने
सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया। एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गए थे। मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस के इस उन्नत संस्करण ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया था। जनवरी में ब्रह्मोस के एक नए संस्करण का बालासोर में ओडिशा तट के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण मिसाइल विभिन्न नए तकनीकी विकास से लैस थी। ब्रह्मोस यह एक मिड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ दे दिया गया है, जिसे भारत के DRDO और रूस के NPO द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल का नाम रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों यानी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को इस मिसाइल ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम से रखा गया है, ब्रह्मोस। ठीक है। इस मिसाइल के सरफेस वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ठीक है, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कोलकाता में विप्लोसी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। देखिए, पीएम मोदी ने कोलकाता में एक नई गैलरी का उद्घाटन किया जो है विप्लोबी भारत गैलरी। 23 मार्च को ये उद्घाटन हुआ था, ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। पीएम मोदी ने 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। देखिए, ये जो गैलरी है ना, वो बेसिकली हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए प्रदर्शित है। देखिए, इस गैलरी का उद्घाटन शहीद दिवस के अवसर पर किया गया था। प्रधानमंत्री ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें इस दिन अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। यह नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। यह गैलरी उन विभिन्न घटनाओं पर एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी जिसके कारण देश ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी। यह गैलरी उन भारतीय क्रांतिकारियों के योगदान को भी प्रदर्शित करेगी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके सशस्त्र प्रतिरोध को भी इस गैलरी में दिखाया जाएगा। यह नई गैलरी देश में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाले बौद्धिक के साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण करेगी। यह गैलरी क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, देश भर में इस आंदोलन के प्रसार, इस आंदोलन के साथ नेताओं के जुड़ाव, भारतीय राष्ट्रीय नेता के गठन, भारतीय नौसेना विद्रोह आदि को प्रदर्शित करेगी। यानी ये जो गैलरी है पूरी तरह से हमारे देश को समर्पित है, हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित है जिन्होंने योगदान दिया हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा प्रयास। आगे से नई दिशाएं पे आपको हिंदी के करंट अफेयर्स भी मिले करेंगे। आपको ये रेगुलर माध्यम से आपको ये ऐसे वीडियोस हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला वीडियो है। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर विजिटिंग नई दिशा।